तो हेलो दोस्तों, इससे पिछले ट्यूटोरियल में हमने देख लिया था कूलम्ब्स का लॉ और उसके कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वगैरह, उसका वेक्टर फॉर्म। इस ट्यूटोरियल में हम देखते हैं कि कुछ और न्यूमेरिकल्स कूलम्ब्स लॉ के ऊपर। तो कुछ फर्स्ट न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर, इसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल है, हमें एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है और इसके तीन बी सी और तीनों शीर्ष के ऊपर अपने को चार्ज दिए हुए हैं क्यों। यहाँ पे भी अपने को क्यू चार्ज दिया हुआ है और यहाँ पे अपने को माइनस क्यू चार्ज दिया हुआ है। और इसका ये तीनों ए सेंटीमीटर की तीनों भुजाएं हैं। तब बोला है कि एक ए पॉइंट के ऊपर जो क्यू1 चार्ज रखा हुआ है उसके ऊपर क्यू बी और क्यू सी के कारण लगने वाले टोटल फोर्स फाइंड करो, ए के ऊपर लगने वाला। अभी यहाँ पे अपन क्या करेंगे, वही कूलम्ब्स लॉ, क्योंकि पढ़ाई कूलम्ब्स लॉ है तो वही अप्लाई करना है। तो बी के कारण ए पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन सीधी सिंपल समझ में आ रही है। और बी के कारण ए पर ये, और सी के कारण क्योंकि अट्रैक्शन होगा, एक प्लस है ये दोनों प्लस प्लस थे तो यहाँ पे रिपल्सन हुआ, ये माइनस है ये प्लस, तो यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स आएगा और उनका रिजल्टेंट कहीं इस दिशा में आएगा। तब देखते हैं कि एफ ए बी, ए पर बी के कारण लगने वाला फोर्स क्या आएगा, के क्यू बाई ए स्क्वायर, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो मैं यहाँ कर दूँ स्क्वायर। ये तो आ गया इसके कारण लगने वाला है इस डायरेक्शन में, इसको एफ ऑफ ए बी बोल देता हूँ मैं। अब इसी के ऊपर दूसरा एफ ऑफ ए सी, ए के ऊपर सी के कारण लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, वो अट्रैक्शन का है, डायरेक्शन मैंने दे दी थी, यहाँ पे मैं सीधा मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ तो उनका भी वैल्यू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ही आ गया। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ये एफ ए और ये एफ ए सी। अब इन दोनों का अपने को मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तो अपन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, वही सेम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ये अंडर रूट ऑफ एफ ए बी का स्क्वायर प्लस एफ ए सी का स्क्वायर प्लस 2 एफ ए बी एफ ए सी इंटू कोस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वेक्टर ए बी एंड वेक्टर ए सी। ये अब पुट कर दो। एक दूसरा सिंपल तरीका है जिसमें अपने को ये रूट वगैरह नहीं लेना पड़ेगा, तो पहले इससे देख लेते हैं। तो इसका सिंपल है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एफ ए इसका होल स्क्वायर प्लस एफ बी वो भी सेम के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 एफ के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब दोबारा से सेम लिखेंगे तो मैं इसका पहले स्क्वायर कर देता हूँ और कोस थीटा। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, 60 डिग्री 60 60 60, तो ये कितना आ जाएगा 120, क्योंकि टोटल 180 है तो 120 का वैल्यू कितना, माइनस हाफ यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ। माइनस हाफ, ये हाफ से हाफ गया और ये माइनस के क्यू स्क्वायर बच गया, माइनस के क्यू स्क्वायर ये और ये प्लस के क्यू स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो गए और रूट के अंदर बच गई के क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर इस रूट को खा गया तो मेरे पास एफ रिजल्टेंट यहाँ से बच गया के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। दिस इज द फाइनल रिजल्टेंट फोर्स और इसकी डायरेक्शन आएगी इन दोनों के जस्ट मिड में। तो ये तो सीधा सिंपल तरीका था कि भाई रिजल्टेंट लगा दो वेक्टर का। और एक दूसरा तरीका भी हो सकता है, सुनो, यहाँ पे अपने को दिया हुआ था एफ ए सी के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और ये भी अपने पास था क्या था के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था तो मैं यहाँ पे कंपोनेंट्स ले लेते, दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट इसका लिया दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल दोनों का सेम है, ये दोनों एंगल सेम है क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट भी दोनों का सेम आता। तो ये दोनों वर्टिकल कंपोनेंट तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते और इन दोनों के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आते वो ऐड हो जाते। तो एफ ए बी का जो मैं देखता हूँ कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आने वाला है ये एंगल कितना हो, टोटल 120 था तो ये क्या आ गया 60 डिग्री। तो एफ ए सी का 60 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कोस 61/2 और इसका भी सेम आता तो इसका मैं डबल कर देता हूँ तो ये आ गया मेरे पास रिजल्टेंट सेम यहाँ पे आया एफ ए क्यू स्क्वायर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन तो अपना ये हो गया जो अपने को इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ था और उसके किसी एक सिर पर यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज दिया हुआ था, यहाँ पे प्लस क्यू दिया हुआ था तो क्या था इन दोनों के बीच में 60 एंगल आता और ये बीच में ऐड हो जाता √3 आ जाता, √3 के क्यू स्क्वायर, क्यों यहाँ पे ऐड होता ये दोनों वही 60 आता तो हाफ आ जाता, माइनस की जगह कैंसिल आउट होने की जगह ऐड हो जाते। तो यदि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दे देता तो जो अपने फाइनल फोर्स आता है ऊपर की साइड में आता √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ जाता। तो ये भी सिंपल ही था। अब देखते हैं नेक्स्ट।
तो अब अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि अपने पास दो चार्ज पार्टिकल दिए हुए हैं, सेम चार्ज उनके ऊपर, क्यों 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 दोनों के ऊपर। और अब अपने को बोल रहा है कि यहाँ पे एक थर्ड चार्ज क्यों है, इसको इन दोनों के मिड में रखा जाता है। तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए कि ताकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। ये अपने पास क्यों, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्यों इन सच दैट कि जो पूरा सिस्टम, ये एक भी हिंज नहीं है, ये भी हिंज नहीं है, ये सब फ्री रखे हुए हैं और इसके बीच में क्यों को इस प्रकार से रखें कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो क्यों का वैल्यू फाइंड करना है अपने को करना है क्या, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, इसके ऊपर भी टोटल फोर्स जीरो होना चाहिए, इसके ऊपर भी टोटल फोर्स जीरो होना चाहिए और इसके ऊपर भी टोटल फोर्स जीरो होना चाहिए। लेकिन एक बात समझ में आती है, ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इन दोनों के कारण सेम क्वांटिटी है तो इसके ऊपर टोटल फोर्स क्या होगा, जीरो ही आएगा। क्यों, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बिल्कुल बीच में रखा हुआ है तो इसको। लेकिन इन दोनों को कौन रखेगा, यदि इसको पॉजिटिव रख दिया अपने को तो तीनों सिस्टम पॉजिटिव हो जाएंगे, तो तीनों एक दूसरे को रिपल करेंगे तो दूर ही जाएंगे, सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं रहे। इतना समझ में आता है कि ये तो नेगेटिव रहेगा, लेकिन नेगेटिव रहेगा कितना, तो अपन क्या करते हैं, ये तो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, यदि बीच में रखा है तो अपने को दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है तो ये तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो अपन इन दोनों में से किसी भी एक ऊपर टोटल फोर्स जीरो कर देते हैं, तो अपन इसके ऊपर करते हैं क्योंकि दोनों सिमेट्री है, तो इसके ऊपर टोटल फोर्स जीरो है तो इसके ऊपर भी टोटल फोर्स जीरो ही रहेगा, तो दोनों के ऊपर सेम इक्वेशन आएगी। तो अपने को इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ भी डी मान लो, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, d/2। तो इस स्मॉल क्यू के कारण इसके ऊपर मैं फोर्स फाइंड करता हूँ, तो ये आ जाएगा k/d², और ये 4 को मैं ऊपर ले जाए तो d/2 था ना बीच का डिस्टेंस, और इसको मैं फोर्स के बराबर कर देता हूँ इसके कारण जो फोर्स लगना, क्योंकि इसके ऊपर टोटल फोर्स क्या होना चाहिए, या फिर ऐसे कर लो प्लस टोटल फोर्स को जीरो, वैसे समझ में नहीं आता तो, क्योंकि ये पर मैं बराबर इसलिए कर रहा था क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया था इसके कारण ये नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव आएगा तो इसके कारण अट्रैक्शन होगा तो इसके कारण रिपल्सन आएगा। तो लेकिन अभी अपने ये नहीं सोचते कि नेगेटिव होगा पॉजिटिव, तो सीधा ऐड कर दो, तो यहाँ पे भी आ जाएगा के, इसके कारण दोनों सेम चार्ज है q/d² और इक्वस टू जीरो। अब अपने को वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि, तो ये के, ये तो सब कॉन्स्टेंट है, इनको तो हटाएं। अब अपने पास बच गए क्यों, एक क्यों से एक क्यों भी गया, अब मेरे पास बच गया 4q + q कैपिटल Q बराबर जीरो, तो मेरे पास आ गया स्मॉल q बराबर -(q/4)। तो ये आ गई वैल्यू कि यदि q की वैल्यू मैं इस q की वैल्यू -(q/4) पुट करता हूँ तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। मतलब ये कोई भी हिंज नहीं है, उसके बावजूद भी सिस्टम एकदम इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो उसके लिए q की जो वैल्यू रखनी पड़ेगी अपने को -(q/4) पुट करनी पड़ेगी। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि अपने को 3 चार्ज पार्टिकल दिए हुए हैं, ये x बराबर 0 पे रखा हुआ है, ये x बराबर 10 पे रखा हुआ है, और ये किसी भी x के ऊपर रखा हुआ है। ये वेरिएबल है, इसको अपने फिक्स नहीं किया। इसके ऊपर चार्ज q है, इसके ऊपर चार्ज 2q है और इसके ऊपर चार्ज 4q है, यानी तीनों ही पॉजिटिव चार्ज है। अब बोल रहा है कि सिस्टम को इक्विलिब्रियम में करना है, क्या पॉसिबल है? जब तीनों चार्ज यदि सेम नेचर के है ना तो कभी भी इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं आ सकती, क्योंकि सेम नेचर के चार्ज हमेशा एक दूसरे को रिफिल करेंगे, तो इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। फिर भी बोल रहा है कि इस चार्ज पार्टिकल को अपन कहाँ पे रखें कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए, और उसके साथ में जो कंडीशन दी है वो ये देखिए, इनको हिंज कर दिया है दोनों चार्ज पार्टिकलों को। अब बता, क्योंकि यदि इनको हिंज नहीं किया तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो ही नहीं सकता। अब इन दोनों को तो अपन ने कर दिया हिंज, और बोल रहा है इसको ऐसी जगह पे रखे, एक्स को, एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि ये इक्विलिब्रियम में रह सके। दोनों तो इक्विलिब्रियम में रहेंगे क्योंकि इनको हिंज कर दिया गया। तो अब क्या करेंगे, इसके ऊपर टोटल फोर्स जीरो फाइंड कर लेंगे। तो अपन सपोज करते हैं इसको किसी भी एक्स डिस्टेंस पे रखते हैं, तो इससे डिस्टेंस कितनी आ गई, एक्स आई, तो उससे कितनी हो जाएगी 10 - x। तो अब इसके ऊपर टोटल फोर्स फाइंड करते हैं, इसके कारण कितना फोर्स आ जाएगा, k/q और इंटू 2q डिवाइडेड बाई x² प्लस उसके कारण कितना आ जाएगा, k/2q इंटू 4q डिवाइडेड बाई 10 - x का होल स्क्वायर। अब यहाँ से ये गया, ये q² गया, और ये मेरे पास बच गया 2/x² बराबर, और ये 2 भी गया ना, यहाँ से एक 2 भी गया, तो यहाँ से एक 2 भी गया, ये 1 बच गया, और यहाँ मेरे पास बच गया 4 × 10 - x का
होल स्क्वायर, तो ये बच गया 10 का, इधर यहाँ पे लाकर मैं स्क्वायर करता हूँ तो 100 माइनस 20x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। और अब इसको मैं लिख दूँ, इस x को इस तरफ ले जाऊँ तो 3x स्क्वायर माइनस माइनस इसको उस तरफ लेके गया तो प्लस 20x और माइनस 100 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड करता हूँ, तो ये x बराबर -20 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4, तो ये 1200 अपॉन 2a। ये तो सिंपल सब सोल्व कर लेंगे, इंटू 2a बस एक और वैल्यू, ये -20 और ये 1600 तो कितना आ जाएगा 40 और माइनस भी प्लस माइनस 40 अपॉन 6। तो ये माइनस की वैल्यू तो एक्स की आएगी नहीं, इन दोनों के बीच में तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो माइनस का ना लेके सीधा प्लस लेते हैं अपन। और 40 में 20 गए तो 20/6, या लिखो तो 10/3। तो ये अपने पास x की वैल्यू आ गई 10/3 सेंटीमीटर। यदि अपन x को 10/3 सेंटीमीटर दूरी पर रखते हैं तो ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, जबकि यहाँ पे जो 3 चार्ज है वो पॉजिटिव है, लेकिन इसके लिए अपने को 2 को हिंज करना पड़ा। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमेशा याद रखनी है कि कभी भी सेम नेचर के पार्टिकल्स को बिना हिंज किए अपन कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं रख सकते, वो एक दूसरे को हमेशा रिपेल ही करेंगे। कोई ना कोई एक चार्ज तो कम से कम अपोजिट नेचर का होना चाहिए, ये तीनों पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव होना चाहिए, तब कम से कम एक नेगेटिव, नहीं तो एक से ज़्यादा, मतलब कोई अट्रैक्शन फोर्स भी तो होना चाहिए, ये नहीं है सब रिपल कर रहे हैं एक दूसरे को और उसके बावजूद भी अपन इक्विलिब्रियम में सोचे। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 2 चार्ज पार्टिकल दिए हुए हैं, दोनों के ऊपर सेम चार्ज है। अब बोल रहा है और उनके बीच का जो डिस्टेंस है 1 मीटर केवल, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द चार्ज क्यू इफ द फोर्स बिटवीन द 2 चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू द वेट ऑफ द 50 kg पर्सन। यानी 50 किलो के आदमी का जितना वेट है उतना इन दोनों के बीच में अपने को क्या दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है। तो 50 kg का वेट क्या हो जाएगा, 50 इंटू वैल्यू ऑफ जी। यदि अपन जी को अप्रोक्सीमेट 10 करते हैं तो इतने न्यूटन फोर्स आ गया। तब इनके ऊपर भी क्या है, एफ इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 500 न्यूटन। के का वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 गुणा क्यू स्क्वायर अपॉन R1 हो गया और इक्वल्स टू 500 न्यूटन। तो क्यू स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 500 न्यूटन अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 9 के बराबर। अब इसका मैं रूट ले लेता हूँ, तो क्यू की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास, अंडर रूट 500, 500 का अंडर रूट 5, ऊपर तो क्या आ गया मेरे पास √5 इंटू 10 और नीचे या फिर इंटू √10 नीचे कर देता हूँ मैं, इंटू 3 कर देता हूँ और जो 10 कर दिया यहाँ से एक लेके मैं, तो यहाँ पे और मेरे पास कितना बच जाएगा 8 का कितना बच जाएगा 10 की पावर 4। तो यहाँ पे कर दे 10 की पावर 4, तो इसको मैं पूरा कर देता हूँ ये √10, तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 150 इंटू 10 अपॉन 3 हो रहा है, तो 3/3 इंटू 10 की पावर -4 कूलम्ब। या फिर इसको और आगे सोल्व करना चाहिए तो अपन मैं ऐसे कर सकता हूँ, इसको कर सकता हूँ मैं 9 इंटू 10 की पावर -4 कूलम्ब। तो क्योंकि वैल्यू ये आ जाएगी, इसको और आगे भी सोल्व कर सकते हो, बाकी कैलकुलेशन है। और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अपन नेक्स्ट इसके बाद में। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने को 2 चार्ज पार्टिकल दिए हुए हैं, एक क्यू है और दूसरा स्मॉल क्यू है। इन दोनों के बीच की कुछ भी डिस्टेंस दी हुई है और इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स 12 न्यूटन दिया हुआ है। यदि इन दोनों के बीच में दोनों सेम चार्ज पार्टिकल हैं और इनके बीच में डिस्टेंस को चेंज कर दिया गया, पहले डिस्टेंस डी थी अब डिस्टेंस डी डैश कर दिया गया, चार्ज पार्टिकल सेम है, तो इनके बीच में जो लगने वाला जो फोर्स है वो 3 न्यूटन हो गया। तो अब बोल रहा है डी डैश की वैल्यू फाइंड करो डी के टर्म्स में। तो सिंपल है, एफ इक्वल्स टू के क्यू क्यू अपॉन डी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है 12 न्यूटन। दूसरी कंडीशन में एफ डैश इक्वल्स टू के क्यू क्यू अपॉन डी डैश स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है 3 न्यूटन। अब यदि मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसके बराबर पुट कर देता हूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर, जैसे मैं इसको दोनों तरफ से इनको मैं यहाँ से
हटा देता हूँ क्योंकि एफ और एफ डैश की मैंने वैल्यू यहाँ पर रख दी है। यदि इस इक्वेशन को मैं कर देता हूँ 4 से मल्टीप्लाई बोथ साइड, तो इक्वेशन में कोई चेंज हुआ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे ये 12 न्यूटन के बराबर, ये 12 न्यूटन है, ये 12 न्यूटन है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो इन्हें मैं बराबर पुट कर दूँ के क्यू अपॉन डी स्क्वायर। इम्पोर्टेंट, के क्यू कैंसिल और डी स्क्वायर आ गया मेरे पास, 1 अपॉन डी स्क्वायर आ गया 4 अपॉन डी डैश स्क्वायर। तो डी क्या आ गया मेरे पास, यहाँ से मैं सीधा डी डैश निकालता हूँ ले जाके यहाँ से, तो मेरे पास डी डैश बराबर आ गया डी स्क्वायर बाई 4। तो डी डैश आ गया डी स्क्वायर आया ना, डी स्क्वायर यहाँ पे लेके गया मैं, तो यार यहाँ पे लेके गया मैं डी डैश स्क्वायर अपॉन 1 बराबर 4 डी स्क्वायर। तो डी डैश क्या आ गया मेरे पास, डी डैश बराबर 2d आ गया। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस डबल होगी, डिस्टेंस डबल करते ही जो फोर्स कितना हो गया, डिस्टेंस डबल करते ही फोर्स 4 टाइम कम हो गया। ये अपने को दिख भी रहा है कि F इक्वल टू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। यदि डिस्टेंस को अपन डबल करेंगे तो फोर्स ये स्क्वायर में आ जाएगा, तो 4d स्क्वायर, तो फोर्स कितनी 4 टाइम्स कम हो जाएगा। तो ये कुछ बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे, एक दो बार ट्राई करना जरूरी होता है, कर तो सब कोई देंगे। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे। तो आज के इस ट्यूटोरियल में इतना ही, बाकी देखते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।